साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि इसके पहले हमने आईसीआर पेपर के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, उसी क्रम में जो आपका पार्ट सी के क्वेश्चन थे, वो रह गए थे। तो उनको हम थोड़ा समझ लेते हैं और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट चीज़ें होंगी, वो हम डिटेल से वापस से किसी डिफरेंट टॉपिक्स को लेके पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। बट अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को समझ लेते हैं और इससे आपको 2 फ़ायदे होने वाले हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपको ये समझना है कि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने होते हैं। अगर आपको सारी जानकारी नहीं है, तो कैसे आप ऑप्शन को ट्रेस कर सकते हैं, वो बात मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा हमने जो-जो पढ़ाई की उसी से ही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आपको मिलने वाले हैं। आपके एरर कम हो सकते हैं अगर आप ऐसे टॉपिक्स को तैयार करते हैं। तो इन 2 पहलुओं पे फ़ोकस करते हुए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन आईडी है 29933, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 2 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और उसके बारे में आपको बताना है कि करेक्ट आंसर आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पे अगर आप याद करेंगे, जब मैंने आपको आईसीएमआर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराया था, तो वहाँ पे ज़िक्र आया था ब्राउन फैट वगैरह की, ठीक है? उसी जगह पे मैंने आपको अनकपलर्स के बारे में थोड़ा-सा आपको बताया है, हालाँकि बहुत डिटेल में मैंने चर्चा नहीं की थी। बट यहाँ पे अब आप समझ लीजिए इस बात को, और बाकी अगर आपने उस लेक्चर को देखा होगा, तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जो कि आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन जब आप पढ़ते हैं, तो आपको ये बहुत ही आसानी से हर बुक में मिल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे कहा गया है कि द अनकपलिंग एजेंट जो है, तो यहाँ पे हम जो समझेंगे, पहली बात तो ये अनकपलिंग एजेंट क्या होते हैं, तो ये ऐसे एजेंट होते हैं जो डी-लिंक करना, मतलब डिसोशिएट कर देना 2 प्रोसेस को, डी-लिंक द 2 प्रोसेस। तो यानी कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन आप पढ़ते हैं, तो वहाँ पे 2 प्रोसेस साथ-साथ होती है। पहली प्रोसेस क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव करते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है? मूवमेंट करते हैं, उसी की वजह से क्या होता है, वहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडिएंट बनता है, ठीक है? ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसको आप पढ़िएगा, आराम से समझ में आ जाएगा, जिससे प्रोटॉन ग्रेडिएंट जनरेट होता है, जिससे क्या होता है कि अल्टीमेटली जो होता है वो एटीपी की सिंथेसिस होती है इस प्रोटॉन ग्रेडिएंट का इस्तेमाल करके, राइट? तो ये क्या होते हैं कि ये दोनों ही चीज़ें जो होती हैं वो साइमल्टेनियसली रन होती हैं, तभी आपकी एटीपी की सिंथेसिस होती है। बट कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो इस प्रोसेस को क्या करते हैं, अगर मैं इसको मोटी भाषा में अगर आपको समझाऊँ, तो इस प्रोसेस को क्या कर देते हैं, डी-लिंक कर देते हैं, मतलब इसको बीच से कनेक्ट कर, मतलब इनकरेक्ट कर देते हैं, या बीच में एक बैरियर बन जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है? प्रोटॉन ग्रेडिएंट भी बनते हैं, बट एटीपी की सिंथेसिस यहाँ पे नहीं हो पाती है, क्योंकि वो फर्दर आगे मूवमेंट नहीं कर पाता है, राइट? तो यहाँ पे कह रहा है, तो उसी में जो हमें समझना है कि अनकपलिंग एजेंट क्या होते हैं, तो उसका एक एग्जांपल, हालाँकि इसमें बहुत सारे आपको एग्जांपल मिल जाएँगे, ये आपका होमवर्क है। आप इस लिस्ट को देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि अनकपलिंग एजेंट कौन-कौन से हैं। उसमें 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, ये आपको हमेशा याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आपसे यही पूछा जाए कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अनकपलिंग एजेंट, तो वहाँ पे हम क्या आंसर करेंगे, डी 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल करेंगे। अलाउ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट टू प्रोसीड विदाउट एटीपी सिंथेसिस, तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होंगे, लेकिन एटीपी की सिंथेसिस नहीं होती, क्योंकि अल्टीमेटली क्या कर देते हैं, वो प्रोटॉन ग्रेडिएंट को नहीं बनने देते हैं। तो यहाँ पे उसका रीज़न दिया गया है, द डीएनपी प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडिएंट। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है, और ये इस बात का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड द आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। तो यहाँ से जो हमने बातें समझी, हमने अनकपलिंग एजेंट को समझ लिया, हमने ये भी समझ लिया कि हमको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन कितने अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। हम उसके पढ़ते समय क्या-क्या पहलुओं को याद रखेंगे, क्या-क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से नेक्स्ट एग्ज़ाम में एनटीए हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है? तो ये बहुत ही आसानी के साथ ये क्वेश्चन लगना चाहिए था। 2933 ये क्वेश्चन आईडी है और 729 जो है इसका करेक्ट आंसर है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं? तो ये आपका क्वेश्चन था जो मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से आपका एक क्वेश्चन और पूछा गया है, ये बेसिकली आपका एंजाइम्स का क्वेश्चन है, तो इसको भी समझ लेते हैं। बेसिकली बस एक बात आपको याद रखनी होगी, यहीं से आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे, ठीक है? क्योंकि यहीं से हमारी तैयारी भी स्टार्ट हो गई है कि हम अगली बार क्या-क्या चीज़ों को याद रखेंगे। तो एंजाइम्स, जो कि मैं अपने आने वाले लेक्चर्स में मैं इसको उठाऊँगा और मैं आपको डिटेल में एंजाइम्स आपको पूरा पढ़ाऊँगा, बट यहाँ पे भी आप समझते चलिए। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको बताना है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एंजाइम अफेक्ट द रिएक्शन रेट नॉट इक्विलिब्रिया, तो ये बात बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि होता क्या है कि एंजाइम्स के बारे में
जब आप केमिकल केमिस्ट्री के फॉर्म में जब आप जाते हैं, ठीक है? तो आप ये पढ़ते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक A प्लस B ये सबस्ट्रेट हुआ, इक्विलिब्रियम रिएक्शन हुई या जो भी हुआ, ठीक है? और इन्होंने ए बी बना लिया। तो ये क्या होते हैं जो आपके एंजाइम्स होते हैं, मान लीजिए कि ये एंजाइम्स होते हैं, ये रिएक्शन की रेट को प्रभावित करते हैं लेकिन इक्विलिब्रियम को प्रभावित नहीं करते हैं, ठीक है? वो अपने ही हिसाब से होगी बस उसकी रेट को प्रभावित करते हैं। तो इस बात को हम डिटेल में आगे समझ लेंगे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस क्वेश्चन का यही करेक्ट आंसर था। इसके बाद स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट ऑफ द एंजाइम इज एक्सप्रेस्ड बाय Kcat बाय Vmax तो ये नहीं होता है। स्पेसिफिसिटी जो होती है वो आपका के कैट बाई के एम होता है, ठीक है? तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा एंजाइम अफेक्ट द रिएक्शन रेट एज वेल एज द इक्विलिब्रिया तो यही बात गलत है यहाँ पे, ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया और इसी तरीके से मैक्रिस मेंटन कांस्टेंट इज ओनली एप्लीकेबल टू सिंगल सबस्ट्रेट रिएक्शन नॉट टू बाई सबस्ट्रेट तो ये भी बात जो है वो आपकी गलत है। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा एंजाइम अफेक्ट द रिएक्शन रेट नॉट इक्विलिब्रिया 2914 क्वेश्चन आईडी है और 654 इसका करेक्ट आंसर है। अभी आप लोगों को जो भी समझ में आया है इस बात को याद रख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा और हम इसको डिटेल में एंजाइम्स में समझेंगे। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आपका बेसिक बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन था जो मैं आपको आने चाहिए व्हिच ऑफ वन ऑफ द अमंग द फॉलोइंग इज नॉट हैविंग एलिफैटिक आर ग्रुप नहीं होता है। तो जब भी आप बायोकेमिस्ट्री इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़िएगा वहां पे आप अमाइनो एसिड पढ़ेंगे तो उनके स्ट्रक्चर जरूर देख लीजिएगा कि उनके फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, ठीक है? तो ये कुछ एफर्ट्स आपको इस लेवल पे आने के बाद करने पड़ेंगे, ठीक है? क्योंकि स्पून फीडिंग हर इंसान नहीं करा सकता है, ठीक है? और वो आपके लिए भी उतना सही नहीं है तो आपके पास जो भी बुक्स अवेलेबल हैं आप उसको देखिए। हर अमाइनो एसिड जो कि मैं बार-बार बोलता हूँ कि आप उस अमाइनो एसिड का 1 अल्फ़ाबेट सिंबल जो होता है वो क्या होता है ये भी आपके टिप्स पर होना चाहिए। उसके स्ट्रक्चर आपके टिप्स पे होने चाहिए, फंक्शनल ग्रुप कौन-सा है ये आपके एकदम रटा हुआ होना चाहिए। तो कौन से में एलिफैटिक आर ग्रुप नहीं होता है, तो ऑब्वियस सी बात है जब आप इन सारे ऑप्शन को ट्रेस करेंगे तो इसमें टायरोसिन होगा क्योंकि टायरोसिन जो होता है ये आपका ओएच ग्रुप कंटेनिंग होता है, ठीक है? एरोमेटिक अमाइनो एसिड है लेकिन इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये आपका ओएच होता है। तो यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा 2905 का 619 बनेगा। बाकी स्ट्रक्चर्स को आप डिटेल में देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। राइट? फिर इसके बाद ये जो चैप्टर है यहाँ को मैंने इसलिए लगाया है इस क्वेश्चन को क्योंकि इस पार्ट को मैंने पढ़ाया है जब मैंने आईसीएमआर के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे तो मैंने वहाँ पे आपको एम्स टेस्ट पढ़ाया था। तो जो बच्चे ने ये वीडियो देखा होगा और इस फॉर्म को फिल किया होगा उन्होंने ये क्वेश्चन को बहुत ही आसानी के साथ किया होगा। अब इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं तो ऐसे स्टेटमेंट देके घबराने भी नहीं है, अपनी नॉलेज पे भरोसा रखना है, ठीक है? और आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो जैसे ही आपके नज़र में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको कम से कम आप एम्स टेस्ट पे गौर करेंगे और आपको सोचना चाहिए कि यार ये बात तो सर ने पढ़ाई थी। तो अब आप इस स्टेटमेंट को पढ़िए, एम्स टेस्ट व्हिच इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट बैक्टीरियल म्यूटाजेन सही बात है, ये मैंने आपको बैक्टीरिया के केस में पढ़ाया था। हमने हिस्टिडीन म्यूटाजेन वाली स्टोरी पढ़ी थी, याद आया? ठीक है, बैक्टीरिया का नाम भी तुरंत आपको याद आना चाहिए। आल्सो सर्व एज़ ए रैपिड स्क्रीन फॉर पोटेंशियल ह्यूमन कार्सिनोजेन तो ये भी बात मैंने सही बताई थी कि एम्स टेस्ट जो होता है ये बेसिकली आपके म्यूटाजेन को देखने के लिए होता है बट कार्सिनोजेन को भी हम जान सकते हैं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो म्यूटाजेन होंगे वो कार्सिनोजेन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को मैंने वहाँ पे बताया था। तो यानी कि ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। अब आपको ऑप्शन में देखना है कि ई कहाँ-कहाँ मिल रहा है। तो यहाँ आपको नहीं मिल रहा है, ये ऑप्शन कैंसल हो गया, ये ऑप्शन कैंसल हो गया। इसके बाद अगर आप रिमेनिंग ऑप्शन को देखेंगे डी वाला भी ऑप्शन उसी तरीके से आपको मिलता हुआ दिखेगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर इज ए स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन एक्युमुलेशन ऑफ म्यूटेशन एंड कार्सिनोजेनेसिस तो ये भी बात सही थी कि म्यूटेशन और कार्सिनोजेन को हम लोगों ने साथ-साथ वहाँ पे पढ़ा था। तो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन आपको देखना है तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन जो हो जाएगा ये भी ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा यानी कि डी और ई देख लीजिए। तो ये वाले ऑप्शन में है ही नहीं तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका क्या हो गया करेक्ट हो गया बी, डी, ई। बाकी चीज़ें आपको नहीं पता है तो भी करेक्ट हो गया। इसके बाद अगर आप थोड़ा-सा और दिमाग लगाएँगे, अगर आप सी स्टेटमेंट को भी पढ़ेंगे, ऑल टाइप ऑफ म्यूटेशंस, अल्टरनेशन ऑफ डीएनए बाय म्यूटाजेन हैविंग फेनोटाइपिक कॉन्सिक्वेंस ऐसे थोड़े होता है भाई। कभी-कभी क्या मतलब जो भी म्यूटेशन होंगे वो आपको फेनोटाइप में दिखेंगे, ऐसा थोड़े होता है। कभी-कभी क्या होता है रिसेसिव भी होते हैं, जीन लेवल पर भी होते हैं, ठीक है? इन चीज़ों को भी आप समझ सकते हैं कि कभी-कभी म्यूटेशन हुआ या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी डिज़ीज़ को याद करो
जहाँ पे वो रिसेसिव होता है, तो ज़रूरी थोड़ा है कि आपका म्यूटेशन होने से वो आपका एक्सप्रेसिव हो जाए। तो ये स्टेटमेंट आपका फ़ाल्स हो जाएगा, ऐसे भी आप ट्रेस कर सकते थे। तो अगर आप सी को फ़ाल्स देखोगे तो सी आपको यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। तो इस हिसाब से ये सारे ऑप्शन कैंसल हो गए, तो इस तरीके से आप चीज़ों को ट्रेस कर सकते हैं। हालाँकि बाकी रिमेनिंग ऑप्शन को इतने तोप नहीं है, बट फिर भी आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, ये चीज़ों को समझिए। ठीक है? तो ये क्वेश्चन जिसने किया होगा बहुत ही आसान क्वेश्चन था। मेरे इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे लेक्चर के टाइटल पर मत जाइए। मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ कि क्योंकि मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ, तो मैं कोई भी टॉपिक आने के बाद मुझे खुद नहीं पता होता है कि मैं क्या-क्या चीज़ें पढ़ा दूँगा। समझ रहे हैं इस बात को? तो उस हर लेक्चर को ध्यान से देखिए और मैं इसी वजह से ये क्वेश्चन्स के वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप समझें कि हम एक राइट पाथ पे हैं और उसके अलावा ये सारी नॉलेज से आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आईडी दी गई थी 2920 और इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा 1679 जो यहाँ पे दिया गया है, जिसको हमने ट्रेस कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये आपका जनरल क्वेश्चन है, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री आपको सीखनी पड़ेगी। मैं बार-बार आपको बोल रहा हूँ, ठीक है? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैं ये आपको पहले बता दे रहा हूँ। मेरा अप्रोच दूसरा हो सकता है, बट कोई बंदा और होगा, उसका तरीका दूसरा हो सकता है, बट अल्टीमेटली हमको क्वेश्चन के आंसर को देखने हैं। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस करना है आपको SO4 को SO3 में और SO3 को H2S में। समझ रहे हैं? तो रिड्यूस करने का मतलब क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको क्या बताया था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो रिड्यूस अगर आप कर रहे हैं तो हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, तो यानी कि अगर आपको ऑक्सीजन क्या करना है, निकाल देना है। तो यानी कि यहाँ पे अगर आप ये 3 ऑक्सीजन है और उन पे -2 चार्ज है, तो यानी कि 3 इंटू -2 करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है? तो यानी कि 6 प्रोटॉन आपको चाहिए होंगे, मतलब H प्लस आपको चाहिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब इस तरीके से अगर आप देखना चाहें उसी का वाइस वर्सा, तो मेरा तरीका ये है इसको ट्रेस करने का, ठीक है? आपका कुछ और हो सकता है, केमिस्ट्री जो बच्चे और अच्छे से पढ़े होंगे, वो कोई और तरीके से कर सकते हैं, बट मुझे जो समझ में आ रहा है, आप आराम से इस तरीके से जो है वो अप्रोच रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका क्या बनेगा, आपको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, मतलब 3 दूनी 6, मतलब ये 6 ऑक्सीजन आपको निकाल देने हैं, तभी तो आप इसको कर पाओगे। तो 6 यहाँ पे दिया गया है, एक ही ऑप्शन में है और इसके कॉम्बिनेशन में 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 दूनी 8 हो जाएगा और 8 से आपको 6 में लाना है, तो यानी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको? 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, समझ रहे हैं? या जो भी आपको करना है। तो यहाँ से ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 2939 754 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और इन चीज़ों पे आपको कमांड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बार-बार आपको बोल रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन्स आपको एग्ज़ाम में एज़ अ बोनस मिलते हैं, ठीक है? बहुत लोग इसको समझते हैं कि यार ये हमसे नहीं हो पाया, केमिस्ट्री का है, ऐसा है, वैसा है, बट ये आपके लिए मैं कहूँगा बोनस है और प्लस ये आपके इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जाएगा। जब आप किसी इंस्टीट्यूट्स में जाएँगे तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो आपसे ऐसे क्वेश्चन्स पूछ सकते हैं, या पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट जो अपना एंट्रेंस कराती है, ठीक है? वो ऐसे क्वेश्चन ज़रूर फ्रेम करते हैं, क्योंकि उनको आपका ब्रेन चेक करना है, ठीक है? वो जानते हैं कि आपको नॉलेज हो गई है, आपने बायोलॉजी अच्छे से पढ़ लिया, चाहे आपको समझ में आई हो, चाहे आपने रट लिया हो, आपने वो नॉलेज गेन कर लिया है। लेकिन अब उनको, आप उसको कैसे जीवन में उतारते हैं, कैसे क्वेश्चंस को ट्रेस करते हैं, कैसे अपने बुद्धि को तेज चलाते हैं, वो उनको चाहिए। तो उसके लिए वो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस ही फ्रेम करेंगे। तो इनके लिए भी आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए और आसानी से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन जो साइंटिस्ट का मैं बार-बार बोलता हूँ, ये भी आपका मतलब बहुत ही अच्छे क्वेश्चन्स होते हैं जो आपका हमेशा काम आएगा। बाकी यहाँ पे भी कुछ नहीं करना था। टीमान एंड बाल्टीमोर जो कि अभी हमने इसके पिछले लेक्चर में देखा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की डिस्कवरी के लिए है, तो डी का आपको 4 से लगाना है। 2 ऑप्शन में आपको दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ये ऑप्शन आपका कैंसल हो गया। इसके बाद थोड़ा-सा भी अगर आप जब आप डीएनए की हेलिक्स स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो पाउलिंग का नाम आता है, स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा हेलिक्स, ठीक है? तो आप इसको यहाँ से अगर आप मिला देंगे तो ए का आपका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो यानी कि ऑप्शन आईडी 670 सही हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है। बाकी मैं बार-बार बोल रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम इसी में से क्वेश्चंस आपको बना के पूछा जा सकता है, तो आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि ये साइंटिस्ट का नाम एक अपने नोटबुक बना लीजिए, उसमें आप लिख लीजिएगा और उसको आप डेली रिकॉल करिए। बाकी ये फिलिप शार्प का भी नाम बहुत पूछा जाता है। ये इंट्रॉन की डिस्कवरी के हैं। बेसिकली इनको इन्होंने स्प्लिट्स जीन इसको बोलते हैं, ठीक है? स्प्लिट जीन इसको यहीं पे लिख लीजिए, बाकी मैं आप परेशान मत होइए, नेक्स्ट एग्ज़ाम तक मैं आपको पूरा पढ़ा दूँगा। तो स्प्लिट जीन की डिस्कवरी के लिए इनका नाम लिया जाता है रॉबर्ट एंड फिलिप शार्प का। बेसिकली उसी में ही आपके, क्योंकि जो स्प्लिट जीन होते हैं उसमें क्या होते हैं,
एक्सॉन होता है और इंट्रॉन होता है। तो वहीं से क्वेश्चन डिराइव्ड है। तो ये आपका हो जाएगा और इसके बाद हेंडरसन को आपको मिला देना है बैक्टीरियो रोडोप्सिन के स्ट्रक्चर से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अब एनटीए इन सब चीजों पे क्वेश्चन पे फोकस कर रहा है। बहुत ही बेसिक चीजें हैं, आराम से आपको 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे गोल्डन राइस का एक क्वेश्चन और आया है जो कि मैंने आपको इसको पढ़ाया था। तो सबसे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था उसको देख लेते हैं। ये मैंने आपको मेरे आईसीएमआर के वीडियो में मिल जाएगा। गोल्डन राइस के साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है। पॉर्टिकस पूछा जाता है, पीटर बेयर का नाम आता है। इसको किया गया था विटामिन ए की डिफिशियंसी से, मतलब इनरिच किया गया था आयरन और विटामिन ए इन दोनों चीज को, मतलब ठीक करने के लिए किया गया था, जो कि आपका बीटा कैरोटीन इसका प्रिकर्सर होता है। ट्रांसजेनिक वैरायटी ऑफ राइस का जब नाम लिया जाएगा, ओराइजा सटाइवा होता है। गुड क्वांटिटी ऑफ द बीटा कैरोटीन, इसका प्रो विटामिन ए होता है। ठीक है। इसके बाद सिंस द ग्रेन जो होती हैं सीड्स ऑफ द राइस आर येलो इन कलर ड्यू टू द बीटा कैरोटीन, क्योंकि जो बीटा कैरोटीन होता है वो आपका येलो कलर का होता है। इसीलिए जो आपको गोल्डन राइस में जो आपको गोल्डन वर्ड आया है वो इसीलिए आया हुआ है। इसको बनाया कैसे गया था? तो इसमें एक टेम्परेट गार्डन फेवरेट डैफोडिल को यूज किया गया था। इसका नाम नरासिकस स्यूडो नरासिकस होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफर जीन का यूज किया गया था। जो वेक्टर यूज किया गया उसको आपको याद रखना है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको हमेशा इसको याद रखनी है। तो इसी बेसिस पे ये क्वेश्चन अभी आपका सॉल्व होने वाला है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो गोल्डन राइस ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप विथ हाई प्रोटीन कंटेंट। तो गलत बात हो गई ना, यहाँ तो प्रोटीन की बात ही नहीं थी, यहाँ पर तो विटामिन की बात थी। और अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल में जाते हैं तो आयरन की एक्टिविटी को बढ़ाना था या आयरन के कंसंट्रेशन को बढ़ाया था। तो यानी कि ई आपका गलत स्टेटमेंट हो गया। तो यानी कि आप कैसे ट्रेस करेंगे? अब इस ऑप्शन में देख लीजिए ई आपको कहाँ दिया गया है। तो ई आपको एक ऑप्शन में दिया गया है, तो यानी कि डी ऑप्शन तो आपका होगा ही नहीं। समझ रहे हैं? फिर आप अगले पार्ट को देखिए। गोल्डन राइस इज ए ट्रांसजेनिक राइस विथ येलो ऑरेंज कलर्ड ग्रेन। तो ये भी आपका सही है। अभी हमने यहाँ पे देखा कि ये आपका क्या होता है, येलो कलर का होता है। तो यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ए जो हो गया वो आपका ट्रू हो गया, यानी कि इस ऑप्शन में ए नहीं है, कट गया। अब हम और भी ऑप्शंस को देख लेते हैं। लाइक गोल्डन राइस रिक्वायर द इंट्रोडक्शन ऑफ द 3 जीन की रिक्वायरमेंट होती है। फायोटीन सिंथेस, कैरोटीन डीसैचुरेज एंड लाइकोपिन बीटा साइक्लेज। हमने दो नाम हमने पिछले पार्ट में पढ़े थे। ठीक है। तो वहीं से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, कैरोटीन डीसैचुरेज जीन वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैसिलस बैक्टीरिया। इस तरीके से यहाँ पे ये ऑप्शंस आपको दिए गए हैं जो कि आपको ट्रेस करने होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे बैसिलस का यूज ही नहीं किया गया था। ठीक है। तो जो भी यहाँ पे इस ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैसिलस नहीं था, एग्रोबैक्टीरियम को यूज किया गया था। ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा, डी आपका नहीं होगा। तो ए बी सी जो होंगे वो आपके करेक्ट होंगे। यहाँ से जो आप समझेंगे, ये तीनों स्टेटमेंट जब करेक्ट हैं तो इनको इंडिविजुअल आप याद कर लीजिएगा कि फायोटीन सिंथेस जीन जो कि डैफोडिली यूज किया गया था। ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे लिखा हुआ है इस चैप्टर में डैफोडिल का यूज किया गया था। नेक्स्ट टाइम आपका नरासिकस सूडो नरासिकस भी पूछा जा सकता है। और गोल्डन राइस में आपके 3 जीन थे, फायोटीन सिंथेस, कैरोटीन डीसैचुरेज एंड लाइकोपिन बीटा साइक्लेज। तो किस तरीके से आप क्वेश्चन को ट्रेस कर सकते थे वो इंपॉर्टेंट है, वही चीज आपको यहाँ पे सिखाना है मुझे। राइट। फिर यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस को हम देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आज यहाँ से समझ लीजिए, इस पार्ट को मैंने नहीं कवर किया था बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। बहुत सारे आपके एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, या प्रोटीन होते हैं, किस तरीके से उनकी क्लीवेज साइट होती है जब वो किसी प्रोटीन के सीक्वेंस को कट करते हैं तो किसी स्पेसिफिक जगह से कट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि आपका जो प्रोटीन होता है उसमें एन टर्मिनल होता है, सी टर्मिनल होता है। तो कुछ जो आपके एंजाइम्स होते हैं वो आपके सी टर्मिनल पे कट मारते हैं और कुछ जो होते हैं वो एन टर्मिनल पे कट मारते हैं। यहाँ पे बस आप दो चीज को याद रखिएगा, काइमोट्रिप्सिन एंड साइनोजिन ब्रोमाइड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका स्पेलिंग सी से स्टार्ट हो रहा है तो हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आ जाएगा। सी फॉर काइमोट्रिप्सिन, सी फॉर साइनोजेन ब्रोमाइड, और सी फॉर क्या हो जाएगा, सी टर्मिनल हो जाएगा। तो सी वाले को सी से जोड़ दीजिएगा। समझ रहे हैं? तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होती है कौन एन टर्मिनल है कौन सी टर्मिनल है। राइट। तो यहाँ पे ये आपका बन जाएगा। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपका ये होता है कि साइनोजिन ब्रोमाइड जो होता है ये सी टर्मिनल से काटता है और मेथियोनिन अमाइनो एसिड को। इसी से ही आपका सीएसआईआर में क्वेश्चन डराइव्ड हुआ है इसी साल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यानी कि डी को आपको थर्ड से जोड़ देना है, जो कि आपको इस ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, इस ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। ठीक है। ट्रिप्सिन जो होता है, ट्रिप्सिन आपका क्या करता है, अगर आप ट्रिप्सिन की तरफ जाते हैं तो ट्रिप्सिन जो होता है ये आपका बेसिक अमाइनो एसिड को काटता है।
ठीक है? टिश्यू कल्चर में इसका बहुत तगड़ा यूज़ किया जाता है एनिमल सेल कल्चर में, ठीक है? ट्रिप्सिन को याद रखिएगा, आपका बेसिक अमाइनो एसिड को कट मारेगा, ठीक है? लाइसिन अर्जिनिन को कट मारता है और ये सी टर्मिनस पे कार्य करता है। तो आपके 2 तो ये हो गए, इसके अलावा आपका ट्रिप्सिन होता है, ठीक है? ट्रिप्सिन को हालाँकि थोड़ा पेप्सिन से कोरिलेट कर पाना थोड़ा-सा अजीब होगा, बट फिर भी अगर आप इसको पढ़िएगा तो आप ट्रिप्सिन पढ़ लीजिएगा, ठीक है? इसको सी पढ़ लीजिएगा, यानी कि ये आपका सी टर्मिनस से कट मारेगा, ठीक है? और ये जो होगा ये आपका बेसिक कट मारेगा, तो ए को आपको क्या करना है, फर्स्ट से जोड़ देना है। तो यहाँ पर भी आपको दिया है, यहाँ पर भी आपको दिया है। राइट। फिर आपका जो आपका रिमेनिंग है, जो कि आपका ये साइनोजेन ब्रोमाइड होता है, ये आपका सी टर्मिनस पे कट मारेगा, तो यहाँ पर भी वही पूरे एरोमेटिक अमाइनो एसिड दिए हैं, यहाँ पर भी दिए हैं। तो साइनोजेन ब्रोमाइड जो होगा वो आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आपको यहाँ पे चीजों को देखना होगा कि आप उसको कैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप इसको देख लीजिए, सॉरी काइमोट्रिप्सिन का आपका फोर्थ हो जाएगा, ठीक है? हाँ, तो सी का यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? तो बाकी चीज़ों को आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। पेप्सिन जो होता है वो आपका फेनाइलएलानाइन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, एन टर्मिनस। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन जो होगा ये यहाँ पे सही होगा। 610 जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए का आप 1 से लगाएँगे, बी का आप सेकंड से लगा देंगे, सी का फोर्थ हो जाएगा और डी का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो कुल मिला के कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे सीख ली। क्या-क्या सीख ली? अब उसको समझ लीजिए बहुत ही अच्छे से। मैं इसको थोड़ा-सा यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है, वो यहाँ पे आप ये चीज़ समझिए, सबसे पहले सी को सी से मिला दीजिएगा, काइमोट्रिप्सिन और साइनोजिन ब्रोमाइड, इसको याद रखिएगा, ये सी टर्मिनस से काटेगा, सी से सी हो जाएगा, स्पेलिंग में ही है। ट्रिप्सिन को अब आज से हम क्या पढ़ेंगे, सिन पढ़ेंगे, सी हो जाएगा, ये भी आपका सी टर्मिनल काटेगा। ट्रिप्सिन जो होता है ये आपका बेसिक अमाइनो एसिड को रिकॉग्नाइज करेगा, यानी कि लाइसिन और अर्जिनिन को काटेगा। साइनोजिन ब्रोमाइड जो होता है ये आपके मेथियोनिन को रिकॉग्नाइज करता है, स्टार्टिंग बेस जो आपका कोडॉन होता है उसको रिकॉग्नाइज करेगा। इसके अलावा जो आपका रिमेनिंग जो होते हैं, जो आपके पेप्सिन होता है, ये आपका एन टर्मिनल कट मारेगा, ठीक है? और एरोमेटिक अमाइनो एसिड को कट मारेगा, और काइमोट्रिप्सिन जो होता है, ये आपका क्या करता है, एरोमेटिक मारता है, लेकिन आपका क्या करता है, सी टर्मिनल मारता है। बस इतनी कॉन्सेप्ट है। तो इस चार्ट को आप पढ़ लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं लिख देता हूँ, हर एग्जाम में आपसे पूछने की संभावना है। समझ रहे हैं? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्वेश्चन है, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल आर रिक्वायर्ड टू फिक्स वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। तो ये आपको आने वाले टाइम में ये इसका पूरा लेक्चर आपको मिल जाएगा। बेसिकली बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे आप समझ लीजिए। एक नाइट्रोजन जब फिक्स होता है तो 2 अमोनिया बनती है। तो ये इक्वेशन याद रखिएगा, 2 अमोनिया बनती है। इसके अलावा 8 इलेक्ट्रॉन, 16 एटीपी जो होती है वो आपकी खर्च होती है। समझ रहे हैं? तो ये इक्वेशन में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो यानी कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो एनर्जेटिकली वेरी कॉस्टली प्रोसेस है। ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन दिया जा सकता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, कॉस्टली है, नॉन कॉस्टली है, आसानी के साथ हो रहा है। भैया आसानी के साथ नहीं हो रहा है। 16 एटीपी, एटीपी सिंथेसिस जाके पढ़िएगा। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन पढ़ेगा तब आपको समझ में आएगा कि एक एटीपी बनने में कितनी माथापच्ची करनी पड़ती है, और यहाँ पे 16 एटीपी का कंजम्पशन है, यानी कि बहुत तगड़ी प्रोसेस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 16 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपको इस बातों को याद रखनी है। बाकी नाइट्रोजन फिक्सेशन जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा उसको पढ़े रहिएगा। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस से आपसे क्वेश्चन पूछा गया जहाँ पे आप साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक पढ़ते हैं। तो नॉन साइक्लिक जब होता है तो वहां पे जेड स्कीम बनता है, लेकिन साइक्लिक जो होता है वो आपका सीधे हो जाता है। तो साइक्लिक की जो खास बात होती है, साइक्लिक वाले में पीएस सेकंड जो होता है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, केवल पीएस फर्स्ट पार्टिसिपेट करता है। ये डिटेल में आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो हम आने वाले टाइम में इसको कवर कर लेंगे। तो बस यहाँ से इतना याद रखिए कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जब होता है तो केवल एटीपी का फॉर्मेशन होता है। आज से इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बहुत ही आसान, बहुत ही बेसिक, मैं तो इसको ईज़ी क्वेश्चन कहूँगा, ठीक है? यहाँ पे जो आपके बेसिक एग्ज़ाम्स होते हैं 12th लेवल पे, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मास्टर्स में आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका बोनस क्वेश्चन ही मैं कहूँगा, ठीक है? तो ऐसे चीज़ों पे आपको कमांड हमेशा रखना है। ऐसा नहीं है कि आप टॉप क्लास की जेनेटिक्स पढ़ लीजिए, टॉप क्लास की सिग्नलिंग पढ़ लीजिए और आप बेसिक चीज़ें आके भूल जाइए।
तो ऐसा नहीं करना है, सिलेक्शन उनका होता है जो बैलेंस पढ़ाई करते हैं, ठीक है? मैंने पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के केसेस आते हैं कि नई चीज़ों को स्टार्ट किया, जेनेटिक्स में महारत हासिल कर ली, सिग्नलिंग में महारत हासिल कर ली, लेकिन लास्ट मोमेंट पे ये क्वेश्चन को गए और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन वहाँ पे कन्फ्यूज़ हो गए और इसको गलत करके चले आए। तो यानी अगर इसको अगर आप गलत करते हैं, तो इसको सही करते हैं, तो बात तो बराबर हो गई भाई। आपने जितनी चीज़ें पढ़ाई थी, वापस से आपने यहाँ पे बेकार कर दिया। तो इसी वजह से बैलेंस होके पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है? जो बच्चे इस लेक्चर को फ़ॉलो कर रहे हैं, वो इस ये सारे की फैक्टर्स को समझ लें। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा विटामिन एक आपको लेक्चर मिल जाएगा। मैं बार-बार कह रहा हूँ सुबह-शाम, उठते-रोते, जागते हर समय उसको पढ़िए। कौन-सी विटामिन डिफिशियंसी जैसे पेलाग्रा होता है, तो ये आपका बी3 से होता है। सारे विटामिन के आपके साइंटिफिक नेम पता होने चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी इन्होंने कहीं पर बी3 नहीं दिया है। तो आपका जो बी3 का जो साइंटिफिक नेम होता है, वो आपका नियासिन होता है। थायमीन जो होता है, ये आपका बी1 होता है, जिससे आपका क्या होता है, बेरी-बेरी होता है। ये सब तुरंत आपको याद आ जाने चाहिए। राइबोफ्लेविन जो होता है ये आपका बी2 विटामिन होता है। इससे आपके जो आपका एफएडी वगैरह होता है ये आपका राइबोफ्लेविन होता है। पैंटोथेनिक एसिड जो होता है ये आपका बी5 होता है जो आपका कोएंजाइम ए बनाता है। ठीक है? तो ये चार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 645 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है? फिर यहाँ पे असर्शन रोजन का क्वेश्चन पूछा गया। इस चैप्टर को जाके देखिएगा जहाँ पे मैंने कोलेस्ट्रॉल पढ़ाया है, ठीक है? लिपिड्स पढ़ाए हैं, वहाँ पे मैंने इनकी ज़िक्र आई थी अराकिडोनिक एसिड या फैटी एसिड जहाँ पे मैंने पढ़ाया है। उस चैप्टर में मैंने ये पढ़ाया था, आसानी के साथ ये क्वेश्चन लगने वाला क्वेश्चन है। ऑल द इकोसोनाइट डिराइव्ड फ्रॉम द अराकिडोनिक एसिड बिल्कुल सही बात है, ये कार्बन 20 होता है, ये भी मैंने बताया था। 4 डबल बॉन्ड होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। किस पोज़ीशन पे होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है? तो कैरी एंड पास द मैसेज ओनली टू नियर बाय सेल ऑब्वियस सी बात है, इकोसोनाइट्स मॉलिक्यूल होते हैं, इसी में आपका प्रोस्टाग्लैंडिन आता है, ल्यूकोट्राइन्स आते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। रीजन में दिया गया है इकोसोनाइट्स आर एंडोक्राइन हार्मोन। ना भैया, इकोसोनाइट एंडोक्राइन में कहाँ हमने पढ़ लिया, आज तक तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। ठीक है? तो यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए जो है वो ट्रू है, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है और ये जो है ये आपका फॉल्स है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। राइट। फिर इसके बाद आपका बेसिक बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको, जब मैंने आपको टेस्ट वगैरह एक मैंने बताया था कि किसके लिए कौन से टेस्ट करने हैं, जहाँ पे याद करिए आपको मैं बहुत सारे सेल्विनॉफ टेस्ट बताया, ग्लूकोज के लिए आपको मैंने मॉलिस टेस्ट बताया था, याद आया? वहां पे जाके देखिएगा, वहां पे मैंने आपको बोला था कि सुक्रोज जो होता है, दो ही आपके नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं जिनका नाम आपको याद रखना है, एक आपका सुक्रोज़ होता है और एक आपका ट्रीहैलोज़ होता है, ठीक है? यही दोनों रटने से काम हो जाएगा, ठीक है? तो सुक्रोज़ यहाँ पे दे दिया है, जो कि ये नॉन रिड्यूसिंग है, ठीक है? तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये रिड्यूसिंग शुगर है, तो यानी कि ये फ़ॉल्स स्टेटमेंट है, हमारी जानकारी के हिसाब से ये गलत हो गया। ग्लूकोज़ को कह रहे हैं कि ये टेबल शुगर है, भैया गलत बात है, कितना गलत कैसे हो सकते हो? ग्लूकोज़ जो होता है, ये आपका ब्लड शुगर कॉमनली बोला जाता है, ठीक है? या इसको दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, ग्रैप शुगर बोलते हैं, ये सब याद रखिएगा, आगे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। टेबल शुगर आपका कौन होता है? सुक्रोज़ को क्या बोलते हैं? टेबल शुगर बोलते हैं। इसके अलावा जो दूसरा नाम इसका है, इसका नाम है केन शुगर है, ठीक है? तो ये सब याद रखिएगा, ब बहुत ही बेसिक चीज़ है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ऐसे ही आप इसको ट्रेस करेंगे। इसके बाद जब आप नॉन रिड्यूसिंग कहानी पढ़े थे, तो उसमें यही कहानी थी कि सुक्रोज़ के पास क्या होता है, कोई फ्री एनामेरिक कार्बन एटम नहीं होता है, तो यानी कि ये इसका ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। और मोनोसैकेराइड्स कैन हैव ओनली 1 कायरल कार्बन, तो ये भी जो है आपका फ़ॉल्स स्टेटमेंट है, डिटेल में जानेंगे तभी आप समझ पाएँगे। तो सुक्रोज़ की कहानी क्यों नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, उतना ही अगर आप पढ़े होंगे, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। आराम से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो 639 बनेगा, ट्रू स्टेटमेंट। बाकी हमने यहाँ से सुक्रोज़ का दूसरा नाम सीख लिया, ट्राइहेलोज़ सीख लिया, ग्रैप शुगर सीख लिया, ब्लड शुगर सीख लिया। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वाटसन क्रिक मॉडल से कौन-सा नॉट ट्रू है, ठीक है? तो इसमें भी कुछ चीज़ें होती हैं जो बेसिक चीज़ें थी, भाई 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर ऑलवेज एंटी पैरेलल, ये बात इन्होंने बोली थी वाटसन क्रिक के मॉडल में। एक आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, दूसरा क्या होता है 3 टू 5 होता है। सॉरी 3 टू 5 इस तरीके से क्या होते हैं, ये आपके एंटी पैरेलल होते हैं, ये इनकी प्रॉपर्टी होती है। ये ट्रू स्टेटमेंट है। ईच स्टैंड फॉर्म ए राइट हैंडेड हेलिक्स, बिल्कुल सही बात है। हालाँकि डीएनए आपका लेफ्ट हैंडेड भी होता है, लेकिन वो अलग केस है। लेकिन जो वाटसन क्रिक साहब ने दिया था, वो उन्होंने राइट हैंडेड हेलिक्स की बात की थी और बी डीएनए की बात की थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है?
तो वाटसन क्रिक साहब ने ये बात किया था, सरफेस ऑफ डबल हेलिक्स कंटेन टू ग्रीव्स ऑफ इक्वल विथ, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। द बेस ऑक्यूपाई द कोर ऑफ द हेलिक्स, तो ऑब्वियस सी बात है, जो आपका ये हेलिक्स बनता है, जो बेसेस आपके होते हैं वो उसके बीच में होते हैं, कोर में होते हैं। तो ये तो आपके आसानी से लग सकता है, ये आपके ट्रू स्टेटमेंट्स हो गए। आपको नॉट ट्रू यहाँ पे देखना था, तो फाल्स आपका क्या हो गया, थर्ड स्टेटमेंट हो गया, 667 इसका करेक्ट आंसर हो गया। बाकी ये सारी इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, बेसिक बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे वहां भी मिल जाएगा, डीएनए बायोलॉजी में भी मिल जाएगा, तो इस पार्ट को अवश्य पढ़िएगा। फिर आपका एक क्वेश्चन, ये तो आपको मैंने रटाया था, यहाँ पे मेरे विटामिन के चैप्टर कह लीजिए, कोलेस्ट्रॉल जब मैंने पढ़ाया, ठीक है, वहां का आपको ये मिल जाएगा आराम से, ठीक है। तो कह रहे हैं विटामिन बी 12 इज सिंथेसाइज बाय द प्लांट एंड एनिमल, नहीं भैया, यही क्वेश्चन तो पूछा गया था, आईसीएमआर ने पूछा था 2019 में, ठीक है। ये एक ऐसा विटामिन है जो एनिमल सिंथेसाइज नहीं करते हैं, केवल प्लांट सिंथेसाइज करते हैं, समझ रहे हैं। तो विटामिन बी 12 जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। विटामिन डी 3, यानी कि जो विटामिन डी 3 आपका है, सिंथेसाइज स्किन से होता है, बिल्कुल सही बात है। हम दैनिक जीवन में भी हमने सुना है कि भाई धूप सेक लो, क्योंकि विटामिन डी बनेगा। कैसे बनेगा, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल की पाथवे से बनता है। इन्हें फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, यूवी कंपोनेंट ऑफ द सनलाइट, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा, स्टेटमेंट 1 इज अ फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज अ ट्रू। तो यानी कि कितनी जबरदस्त यहाँ पे जो आप बायोसिंथेटिक पाथवे जो मैंने आपको पढ़ाई थी, वहां से सीधा क्वेश्चन आपको हिट कर रहा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन अगर आपने पेपर दिया है, मेरे स्टूडेंट हैं, तो आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली करना चाहिए, और नहीं किया है तो अपने आप से प्रश्न पूछिए, ठीक है, और अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाइए। इसके बाद एक ये क्वेश्चन है, ये भी आपका बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मैंने टूल्स टेक्निक पार्ट से उठाया हुआ है, ठीक है। इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, मतलब जब आप इलेक्ट्रोफोर्सिस पढ़ते हैं तो मैंने आपको बोला है कि आप डीएनए के लिए और एगारोस और इसके अलावा आपका जो एसडीएस होता है उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। तो सिंपल सी बात है, दो इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, यहाँ पे एगारोस जेल, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है, तो एगारोस जेल आर यूज्ड ओनली फॉर न्यूक्लिक एसिड नॉट फॉर प्रोटीन। तो ये स्टेटमेंट बच्चों गलत है, क्योंकि जब आप डिटेल में पढ़ते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, एगारोस जेल हम डीएनए के लिए करते हैं या आरएनए के लिए करते हैं, जो कि न्यूक्लिक एसिड है। बट ऐसा कसम नहीं है कि आप उसमें प्रोटीन नहीं कर सकते हैं, प्रोटीन भी कर सकते हैं, लेकिन होता नहीं, एक स्पेसिफिसिटी होती है कि हम किसको किसके लिए चूज करेंगे, समझ रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। तो ए जिसमें जिसमें दिया गया है उसको आप काट दीजिए, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है एगारोबियोस, जब आप पढ़ते हैं बेसिक यूनिट ऑफ द एगारोस कंप्रोज ऑफ द ग्लूकोज एंड 3,6 एनहाइड्रो गैलेक्टोज, तो ये गलत स्टेटमेंट है, ये आपका क्या होता है, गैलेक्टोज होता है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा दूंगा, परेशान मत होइएगा। तो यानी कि ये स्टेटमेंट जो होगा ये आपका फॉल्स हो जाएगा। तो यानी कि बी जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे ये भी फॉल्स हो गया, और ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। इतने से ही आपका आंसर निकल गया। अब ये तीनों ऑप्शन कैसे सही हैं, तो उसको याद रखिएगा। एसडीएस मॉलिक्यूल जो होता है वो एक एसडीएस आपके 2 अमाइनो एसिड से बाइंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे आपसे इंटरव्यू वाइवा में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 200 अमाइनो एसिड दे दिया गया, तो पूछेगा कितने एसडीएस मॉलिक्यूल आपको चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो उन चीजों को याद रखिएगा। तो एक एसडीएस जो होता है वो 2 आपके अमाइनो एसिड से बाइंड करता है। इसके अलावा पोर साइज की तरफ जाएंगे, तो मोर द कंसंट्रेशन ऑफ द एगारोस द स्मॉलर द पोर साइज, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, जब आप पोर साइज को बढ़ाते जाएंगे, तो सॉरी कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएंगे, किसी चीज की कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे, तो पोर साइज तो ऑब्वियस सी बात है उसका कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी बहुत ही बेसिक बात है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा फोटो पॉलीमराइजेशन इज ए मेथड व्हिच यूटिलाइज राइबोफ्लाविन टू इनिशिएट पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्रिलामाइड, तो ये भी बात सही है, इसको याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर मैंने ये कुछ आपके लिए लगा दिया है, ये आपके टूल्स टेक्निक में मैंने ये बेसिकली आपके विल्सन वॉकर से उठाया है, ठीक है। तो उस बुक को आप जाइएगा, डिटेल में पढ़ने का प्रयास भी कीजिएगा, एटलीस्ट ये 2-3 पाथवे जरूर पढ़िएगा। वहीं की लाइन है, आपका जो एसडीएस होता है बेसिकली आपका निगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है पॉलीपेप्टाइड की चेन में, और ऑन एवरेज 1 एसडीएस मॉलिक्यूल जो होता है वो एवरी 2 अमाइनो एसिड से बाइंड करता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके बुक से ही एनटीए क्वेश्चन उठा रहा है, जो आपकी ऑथेंटिक बुक्स हैं। तो ऑथेंटिक बुक आपको पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है ये भी आप समझ लीजिए। एगारोस के बारे में, आपका लीनियर पॉलीसेकेराइड्स होता है, बेसिक यूनिट जो होती है इसको एगारबायोस बोलते हैं, लेकिन ये गैलेक्टोज एंड 3,6 एनहाइड्रो गैलेक्टोज होता है। यहाँ पर इन्होंने क्या बोल दिया था, यहाँ पे इन्होंने ग्लूकोज बोला था, ठीक है। तो ये चीजें आज से हमने समझ लिया। इसके अलावा एगारोस जेल आर यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ बोथ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड।
समझ रहे हैं? तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला था ओनली फॉर न्यूक्लियोक एसिड तो समझ रहे हैं मेरा ये क्वेश्चन बताने का मतलब है कि आप ऑथेंटिक बुक्स पे जाइए, ठीक है? ये विल्सन वॉकर से इन्होंने क्वेश्चन डिराइव किया है, यहीं की लैंग्वेज इन्होंने उठाई है। समझ रहे हैं? अगर आप इस क्वेश्चन को ट्रेस करेंगे, तो बस इसी के लैंग्वेज को इन्होंने हेर-फेर किया है। तो इसी वजह से इन सब चीज़ों पे कमांड करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए ठीक है? तो ये स्टेटमेंट्स मैंने आपको दिखा दिए जो कि आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन जो कि यहाँ पे और पूछा गया है जो कि आपका जी इसको भी मैंने आपको बताया था जब कैल्शियम क्लोराइड मेथड का यूज़ करते हैं डीएनए अपटेक के लिए, हालाँकि उन्होंने प्लांट के रेफरेंस में पूछा है, तो देख लेते हैं कि कैल्शियम फॉस्फेट एंड पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल को यूज़ किया जाता है अपटेक ऑफ द डीएनए बाय प्लांट प्रोटोप्लास्ट, तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल का यूज़ किया जाता है, इसको याद रखिएगा पीजी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में नेक्स्ट टाइम पूछा जाएगा। दीज केमिकल यूज्ड टू प्रेसिपिटेट द डीएनए ऑन द आउटर सरफेस तो ये बात बिल्कुल सही है जिससे वो क्या होता है लास्ट में वो अंदर चला जाता है ठीक है तो यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए यानी कि 2950 का 797 का करेक्ट आंसर बनेगा और जहां पे मैंने कैल्शियम क्लोराइड मेथड आपको बताया था वहां पे मैंने इसका थोड़ा सा जिक्र किया है राइट तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चन थे इसके अलावा आपका ये जो क्वेश्चन है ये आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से क्वेश्चन है ये भी आपका जैसे ही आप सिग्मा फैक्टर आप थोड़ी भी डिटेल में पढ़ेंगे आसानी से ये क्वेश्चन लग जाएगा सेवरल सिग्मा फैक्टर आर इन्वॉल्व इन द कंट्रोलिंग ऑफ द प्रोकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन बिल्कुल बात सही है बहुत सारे सिग्मा फैक्टर होते हैं सिग्मा 70 जो होता है ये शायद आपका मोस्ट कॉमन फैक्टर होता है इसके अलावा सिग्मा 54 होता है शायद ये आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए होता है और इसके अलावा आपका सिग्मा 38 इस तरीके से आपके बहुत सारे सिग्मा होते हैं, तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। और भाई ऑब्वियस सी बात है जब ये स्पेसिफिक कार्य कर रहे हैं तो इनके प्रमोटर भी स्पेसिफिक होंगे। सिग्मा फैक्टर हैव डिफरेंट स्पेसिफिसिटी टुवर्ड्स डिफरेंट प्रमोटर तो ऑब्वियस सी बात है। तो यानी कि जो इसमें करेक्ट आंसर आपका बनेगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। तो कुल मिला के यहाँ पे इतने क्वेश्चन थे जो मैंने आपको समझा दिए हैं। आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आपको ये भी समझ में आया होगा क्वेश्चंस कहाँ से एनटीए डिराइव कर रहा है कैसे अप्रोचेस रख के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे जो कंटेंट आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो सॉलिड पढ़ाए जा रहे हैं ठीक है तो ये सारी चीजों को मुझे आपको क्लियर करनी थी कुछ चीजें हमने नई भी चीजें सीखी हैं बाकी आने वाले लेक्चर्स में हम नए पार्ट्स को स्टार्ट करेंगे पहले हम बायोकेमिस्ट्री वगैरह पढ़ लेंगे थोड़ा और डिटेल में सिंथेटिक पाथवे में जो बचे हुए हैं उसको देख लेंगे फिर हम मॉलिक्यूलर की तरफ आएंगे फिर हम उसके अलावा और भी आरडीटी वगैरह सब चीजें कवर करेंगे ठीक है तो आपको धैर्य बना के रखना है और ऐसे क्वेश्चंस आपके कितने आसानी से सॉल्व हो सकते हैं वो भी मैंने आपको दिखा दिया है ठीक है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी बाकी आप खूब अच्छे से पढ़ाई करिए ठीक है तो यही आशा है बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो ये एफर्ट अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए ठीक है बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ थैंक यू वेरी मच